इनको जो उनको जॉब प्रोवाइड की जाएगी, और ये जो उनको जॉब प्रोवाइड की जाएगी वो फाइनेंशियली सरवाइव कर सकेंगे अगर वो ट्रांजिशन पीरियड जो है वो फुली उसके अंदर कन्वर्ट नहीं होता। तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर उस ट्रांजिशन को फुल एम्प्लॉयमेंट में नहीं कन्वर्ट किया जाता, ठीक है जी, तो प्रॉब्लम आ जाएगी वहां पे उनको। एक उनका ये पॉइंट था। सेकंड पॉइंट था कि गवर्नमेंट ने कोई प्रॉपर डिटेल जो है वो फंडिंग का, सूटेबल जो ट्रेनिंग है पार्टिसिपेंट्स की, वो उन्होंने प्रोवाइड नहीं की है, ठीक है जी। और उसके बाद उसने लिखा हुआ शी ऑल्सो क्यूरेट द लेंथ ऑफ द मिंटो पायलट, तो उन्होंने लेंथ ऑफ द मिंटो पायलट भी वो भी डिस्कस की है कि जो बहुत ज़्यादा जो है वो कॉस्टली और लॉजिस्टिकली जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। और उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि ये जो मिंटो स्कीम है, जैसे लिखा गया था कि ये 1 ईयर के लिए एप्लीकेबल होगी, ठीक है जी। तो अगर कोई बंदा मिंटो स्कीम में आ जाता है और उस 1 साल के अंदर अंदर उसको जॉब नहीं मिल पाती, फिर वो क्या करेगा? तो ये काइंडली किसी का माइक ओपन है वो ऑफ कर लें। अहमद साहब काइंडली, आपका माइक ओपन है, काइंडली मैं खुद ही। अच्छा जी, आगे उसके बाद बहुत सारी उसने बताया कि गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट की थी मिंटो स्कीम की, उसके लिए काफ़ी सारी कंपनीज और चैरिटीज़ जो हैं उन्होंने अटेंशन प्रोवाइड की थी, ठीक है जी, अटेंशन अपनी शो की उन्होंने, ठीक है जी। लेकिन हर एक के कोई ना कोई मेन पॉइंट्स थे कि यहाँ पे किस जगह पे प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे आगे उसने बताया हुआ है कि जी एक कॉरी हार्पर है जो मैनेजिंग डायरेक्टर है जॉब्स फॉर ऑल का, ठीक है जी। इस बंदे से भी रिव्यू लिया है उन्होंने, ये बिल्कुल लास्ट में जाके आएगा आई थिंक इस पेज के। ये जॉब्स फॉर ऑल के नाम से उन्होंने, ठीक है जी, उनकी है ऑर्गेनाइजेशन। उसने बताया कि हार्पर ने भी वेलकम किया है कि ये जो प्रोग्राम है, ये इनिशिएटिव है, ये पसंद आया है। लेकिन उन्होंने भी आर्ग्यू किया है कि पार्टिसिपेटिंग लोकल अथॉरिटीज टू कंडक्ट अ फुल रिस्क असेसमेंट ऑन द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग इश्यूज अराउंड एग्जिट स्ट्रेटजी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रायल पीरियड। तो यहाँ पे एक जो पॉइंट रेज किया गया है, उसने बताया हुआ है कि इसके ऊपर एक तो फुल रिस्क असेसमेंट का मॉडल को अप्लाई किया जाए, ठीक है जी। और एग्जिट स्ट्रैटेजी, यानी इस मॉडल से एग्जिट अगर करना पड़ता है तो तब कौन सी स्ट्रैटेजीज जो हैं उनको फॉलो अप करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड डाटा था जो गवर्नमेंट में इशू हुआ है, गवर्नमेंट ने इशू किया है। अब उसने बताया जी नोट्स फ्रॉम डिपार्टमेंट फॉर वर्क सेमिनार ऑन द मिंटो स्कीम ऑन 30 अप्रैल 2015। अभी उसने कुछ नोट्स बनाए हैं वर्क सेमिनार के मिंटो स्कीम के ऊपर 30 अप्रैल को, वो बताए हुए हैं। अब उसने ये डिपार्टमेंट ऑफ वर्क DOW के नाम से एक डिपार्टमेंट बनाया है, ठीक है जी। और यहाँ पे वो कहता है कि मेन फोकस जो है वो इस चीज़ के ऊपर ना रखा जाए कि इसके बेनिफिट हमें क्या होंगे। मेन फोकस वो कहता है ये होना चाहिए कि लोगों को वापस काम में लेके आया जाए, ये हमारा मेन फोकस होना चाहिए। और मेन एम जो है वो उन्होंने बता दिया हुआ है, नीचे 3 पॉइंट्स उसने मेंशन किए हुए हैं। रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर एंड एंडिंग द कल्चर ऑफ बेनिफिट डिपेंडेंस, इंश्योरिंग पीपल हु आर आउट ऑफ वर्क बट फिट टू वर्क आर एक्टिवली engaged इन द जॉब मार्केट, maximizing the number of people who are healthy enough to contribute actively to their communities। तो ये उन्होंने बताया है कि ये उनके कुछ 3 टास्क हैं, ठीक है जी। और उसने बाद में बता दिया कि गवर्नमेंट जो है वो पायलट अथॉरिटीज जो है उनको रिवॉर्ड प्रोवाइड करेगी फॉर 1 ईयर फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द पायलट और 1 अप्रैल। जब मिंटो स्कीम अलाउगी तब वो बता रहे हैं कि उसमें ग्रांट वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। दिस फंडिंग विल बी बेस्ड ऑन 50% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन इन कैपेसिटी बेनिफिट ऑफ £170 पर वीक एंड जॉब सर्च अलाउंस ऑफ 70 पर वीक मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो उसने बता दिया गया कि ये जो बेनिफिट है ये पर वीक प्रोवाइड किया जाएगा।
आगे उसने बता दिया कि जो क्लेमेंट्स हैं जो ज्वाइन करेंगे मिंटो स्कीम को, उन्हें इनकैपेसिटी बेनिफिट 1 ईयर के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। गवर्नमेंट उस दौरान जो है वो कुछ पैसा भी सेव करेगी। और उसने लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा क्लेमेंट आइडेंटिफाई किया जाता है जो फिट टू वर्क नहीं होगा, बट सॉरी फिट टू वर्क होगा, बट वो रिफ्यूज कर रहा होगा पार्टिसिपेट करने के लिए, उसको स्कीम में से आउट कर दिया जाएगा। और उसको फिर वापस जो है वो जॉब सर्चर अलाउंस वाली कैटेगरी में ही वापस डाल दिया जाएगा। उसने लिखा है फॉर मॉडलिंग पर्पजेज 20% ऑफ करंट इनकैपेसिटी बेनिफिट क्लेमेंट इन एनी पायलट एरिया शुड बी एज्यूम एंड फिट टू टेक पार्ट इन द स्कीम। तो 20% लोग ऐसे में बता रहा है जो इस स्कीम के अंदर पार्ट लेना चाह रहे हैं। उसके लिए उसने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जैसे उसने लिखा है असिस्ट पार्टिसिपेंट्स टू आइडेंटिफाई देयर वर्क बेस्ड स्किल्स एंड कोर competencies, identify participants' key training requirements and barriers preventing them from gaining employment and provide appropriate support. Arrange for a more detailed medical assessment to compile a tailored fit note which identify the roles and job duties that can safely be conducted by each individual. Provide a database of up-to-date local job vacancies specifying key skills and core competencies. Match scheme participants with potential employers. The DOW has identified two options for the provision of the specialist team of advisors to pilot authorities. तो वही जो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 उन्होंने बताई थी वो उसने बता दी हुई है। उसने यहाँ पे बता दिया है कि ये दो ऑप्शंस हैं आपके पास। बोथ ऑप्शंस वुड रिक्वायर द सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट, administrative support and premises, but option 1 would require a higher ratio of advisors and supervisors to participants, with option 2 require 20% fewer staff। तो 25%, तो ऑप्शन बी के अंदर आपको 25% स्टाफ कम रिक्वायर्ड होगा। अब ये उन्होंने हमारे सामने रेवेन्यू बजट रख दिया है। उसके अंदर उसने बता दिया हुआ है कि एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर के अंदर सर्विसेज कौन कौन सी आप प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, तो डिफरेंट सर्विसेज जो पहले हमसे जिक्र किया गया था वही सर्विसेज हैं। उनकी टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विस 489 मिलियन है। सेंट्रल आइटम्स जो हैं उनकी 1.9 मिलियन है स्पेंडिंग। टोटल स्पेंडिंग जो आ रही है वो 490.9 मिलियन है। तो ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व कुछ भी नहीं है। तो आपके पास बजट रिक्वायर्ड है वो आपको 490.9 मिलियन का बजट रिक्वायर्ड है। अब फंडिंग आपको मिल रही है, फंडिंग कहाँ कहाँ से आपको चाहिए। फंडिंग आपको चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट ब्लॉक ग्रांट से आएगी, आपको इतनी फंडिंग बता दी है 357.884 मिलियन। हेल्थ एंड वेलबींग स्पेशल ग्रांट 20 मिलियन, एंड लोकल अथॉरिटी टैक्स जो आप इकट्ठा करेंगे वो 113 मिलियन, 113.016 मिलियन। तो टोटल फंडिंग आपके पास आएगी 490.9 मिलियन। तो ये फंडिंग है आपके पास। रिजर्व के अंदर आपके पास बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस 11.75 मिलियन। रिजर्व में से कोई चीज़ ट्रांसफर नहीं हुई तो क्लोजिंग बैलेंस भी रिजर्व का आपके पास 11.75 मिलियन ही है। लें जी, ये यहाँ पे आपका केस जो आपको प्रोवाइड किया गया है जाएगा 1 मंथ पहले या 3 मंथ, 1.5 मंथ पहले, वो यहाँ तक केस स्टडी क्या डाटा उसने प्रोवाइड किया। यहाँ पे जरा हम 5-7 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद हम सीधा रिक्वायरमेंट्स के ऊपर आते हैं और एग्जाम डे मटेरियल के ऊपर बात करते हैं फिर, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे कुछ ब्रेक लेते हैं 5-10 मिनट की। बाद 10 मिनट तक कोशिश करें कि आप लोग आ जाएं ताकि हम आगे इसको कंटिन्यू कर लें। ओके जी, लेट्स कंटिन्यू। अच्छा जी, ये वाला जो डाटा है आपके पास, जो नेक्स्ट पेज आपको नज़र आ रहा है, ये पेज जो है, ये जो आपको डाटा है ये आपको एग्ज़ाम डे वाले दिन मिलेगा। एग्ज़ाम डे मटेरियल है ये, ठीक है जी। तो एग्ज़ाम डे मटेरियल के अंदर उसने बताया हुआ है, ठीक है जी, कि फर्स्ट में आपने सारी चीज़ें लिखनी हैं और सेकंड में आपने सारी कैलकुलेशन जो हैं वो आपने प्रोवाइड करनी है। क्वेश्चन उसने 3 क्वेश्चंस दिए हैं मैं इस केस के अंदर, ठीक है जी। पहला उसने हेल्थ एंड वेलबींग बोर्ड ऑन द प्रपोज इन्वेस्टमेंट टू रिड्यूस हेल्थ हैजर्ड्स इन हाउसिंग।
और फिर उसके बाद उसने लोकल अथॉरिटी कैबिनेट को उसने कहा है कि आपने एक रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है, मिंटो इनिशिएटिव के लिए। और थर्ड में अंदर HOSS प्रोजेक्ट जो है उसकी बेस के ऊपर हमने बात करनी है। 34% वो है, तो उसने 100 मार्क्स इस तरह से पूरे किए हुए। रिक्वायरमेंट फॉर क्वेश्चन नंबर 1: prepare a report for the Health and Wellbeing Board on the proposed investment to reduce health hazards in housing. The report should use the data from Amy Drew, Director of Adult Social Care and Housing, to determine the option for which payments from the Health Saving Transfer Fund over 5 subsequent years would pay back the investment costs incurred. Evaluate your financial results, including any assessment of their reliability. देखें अब उसने यहाँ पे कहीं पे जिक्र नहीं किया हुआ कि आपने एनपीवी कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। लेकिन अभी वो हमें डाटा देगा, डाटा के अंदर हम देखते हैं उसने क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट है evaluate the extent to which the options would achieve the following objectives: to achieve the most effective reduction in the number of episodes of damage, ठीक है जी, assist as many people as possible and address area of highest cost। तो ये हम एक पॉइंट पढ़ रहे थे जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक पैराग्राफ है हमारे पास, उसके अंदर उसने ये दो चीज़ें लिखी हुई थी, फर्स्ट और सेकंड जो है ना रिक्वायरमेंट, ये उसी एक पेज के ऊपर उसने लिंक बताया हुआ था कि डायरेक्टर ये चाह रहा है और वो इस तरह करना चाह रहा है, उसी को उसने रिक्वायरमेंट बना के आपसे पूछा है। और उसके बाद थर्ड में है assess the non-financial factors including the social issues and risk associated with such an investment program। और फोर्थ रिक्वायरमेंट है establish clear conclusion and recommendation on the way forward। तो ये आपके पास इस तरह से 33 मार्क्स जो हैं वो बन रहे हैं। अब इसके लिए उसने कुछ मटेरियल दिया हुआ है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है, देखिए ये उसने आपको डाटा दिया हुआ है। जैसे मैंने आपको वो हैजर्ड टाइप का बताया था वो उसने दी हुई है, क्राउडिंग एंड स्पेसिंग। उसके बाद उसने एंट्री बाय इंट्रूडर्स, एक्सेस कोल्ड फॉल्स इन द होम, तो उसने बताया हुआ कि अफेक्टेड एज ग्रुप ये है, नंबर ऑफ हाई रिस्क ड्वेलिंग्स ये हैं आपके पास, ठीक है जी। टोटल कॉस्ट टू बी वेल ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में टोटल कॉस्ट ये आ रही है, ऑप्शन बी के अंदर आपके पास टोटल कॉस्ट ये वाली आ रही है। We can invest in all, some or none of the individual hazards reduction options. I am told that the option need to be evaluated on both a cash and net present value basis। तो देखें यहाँ पे उसने लिखा है कि आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू बेसिस के ऊपर करना है। द स्टैंडर्ड 4% डिस्काउंट रेट शुड बी यूज विद द फॉलोइंग डिस्काउंट फैक्टर्स। ये उसने नीचे आपको डिस्काउंट फैक्टर्स बता दिए मैं 6 ईयर्स के। आगे उसने लिखा हुआ द कॉस्ट ऑफ प्लानिंग एंड अंडरटेकिंग एनी प्रिवेंटिव वर्क would be incurred in either the first year or first and second year, but projected saving to the GHS would then recur year on year. Applying the split of hazards across damage type from the Commonwealth pilot project to the number of preventable occurrences in BWEL, the likely saving to the GHS over the 5 years following work to reduce hazards would be as in the following table। तो ये उसने नीचे टेबल दिया हुआ है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी के अंदर। उसने बता दिया हुआ कि एस्टिमेटेड रिडक्शन इन नंबर ऑफ डैमेजेस इन ईयर फॉलोइंग वर्क, ठीक है। तो उसने बता दिया हुआ कि एवरेज कॉस्ट पर डैमेज 9100 है, और 5 5 3 3 3 ये उसने बता दिया है कि ये क्राउडिंग एंड स्पेसिंग की वजह से डैमेज होगा। तो 19 टोटल क्राउडिंग एंड स्पेसिंग आ गया। एंट्री बाय इंट्रूडर्स बता दिए कि एक जो है वो डैमेज की कॉस्ट क्या होगी और ईयर ऑन ईयर कितने डैमेजेस हो रहे हैं। इसी तरह एक्सेस कोल्ड की क्या कॉस्ट आएगी, देखें यहाँ पे भी एक्सेस कोल्ड की एवरेज कॉस्ट पर डैमेज काफ़ी ज़्यादा है। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 54 टोटल उसने बता दिए में एक्सेस कोल्ड के डैमेजेस हैं। फॉल्स के भी उसने बता दिए कॉस्ट ये है, और हर साल इतने इतने डैमेजेस हो रहे हैं, और टोटल उसने बता दिए 2823 जो है वो डैमेज हो रहे हैं। सेविंग्स उसने बता दिया हुआ है कि ये आपको सेविंग्स हो रही हैं क्राउड एंड स्पेसिंग की वजह से, ये सेविंग हो रही है एंट्री बाय इंट्रूडर्स की वजह से, एक्सेस कोल्ड की वजह से, फॉल्स की वजह से, और टोटल सेविंग उसने बता दी ये हो रही। इसी तरह ऑप्शन बी के अंदर भी उसने एस्टिमेटेड आपको नंबर ऑफ डैमेज बता दिया है कि किस तरह हो रहे हैं ऑप्शन बी के अंदर। ये आपकी डैमेज की कॉस्ट है, वो तो ऑब्वियसली सेम रहेगी, डैमेज की कॉस्ट चेंज नहीं हो रही है। और साथ ही साथ उसने नंबर ऑफ डैमेजेस बता दिए कितने कितने हो रहे हैं। तो एंट्री बाय इंट्रूडर्स देखें कितने ज़्यादा डैमेजेस हो रहे हैं,
और एक्सेस कोल्ड के भी डैमेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, फॉल्स के डैमेजेस भी काफ़ी हैं। तो टोटल ये आ गए, और नीचे इसी तरह ऑप्शन बी का उसने सेविंग का डाटा दिया हुआ है आपको कि किस तरह आपको सेविंग रिसीव हो रही है, सेविंग किस तरह मिल रही है आपको। तो ये ओवरऑल जो है वो उसने आपको डाटा दिया हुआ है। ये सारा आपके पास डाटा है। यहाँ तक ये जो डाटा है, ये इस डाटा की मदद से आपने सारी की सारी, ये आगे रिक्वायरमेंट क्वेश्चन 2 की है, तो हम रिक्वायरमेंट 2 वाला एग्जाम डाटा जो है वो बाद में देखेंगे। पहले एग्जाम डे 1 वाला डाटा, एग्जाम डे पे जो आपको मटेरियल मिलना है वो फर्स्ट ये है आपके पास। ठीक हो गया जी। अब हम आ जाते हैं, ये यहाँ पे दोबारा स्लाइड्स के ऊपर दोबारा से ये रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। ठीक है जी, कि आपने किस तरह से करना है। हम फर्स्ट रिक्वायरमेंट देखेंगे, इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। ये उसने थोरेटिकली चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। ये देखें, एक सेकेंड, ये तो नज़र ही नहीं आएगा। ये ले जी, ये एनपीवी की कैलकुलेशन दी हुई है। आपने याद रखना आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, यानी आपके पास क्राउड एंड स्पेसिंग है, एंट्री बाय इंट्रूडर्स है, एक्स एक्स कोल्ड है और फॉल है। ये चार आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं। चारों की डिफरेंट डिफरेंट आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। आपने कैश फ्लोज कैलकुलेट करने, कैश फ्लोज दिए हुए हैं, बल्कि आपने सिर्फ नेट करना है और कुछ भी नहीं करना। उसने ऊपर लिख दिया हुआ है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट स्लैश सेविंग, तो सेविंग उसने जो है ना वो नेगेटिव ब्रैकेट के साइन में लिखी हुई है। देखें, अब यहाँ पे वही क्राइटेरिया अप्लाई होना है जो कुछ देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था आप लोगों के साथ। जैसे फर्स्ट में हुआ था, स्टार्ट में जब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी की बात कर रहे थे, तो ऑप्शन ए के अंदर उसने बताया था कि पहले साल के अंदर ही आप सारी इन्वेस्टमेंट करेंगे और आगे से आपके पास सेविंग आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। ऑप्शन बी के अंदर उसने बताया था कि शुरू के 2 साल जो है वो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके बाद आपको सेविंग आनी शुरू होगी। यानी इन्वेस्टमेंट तो वही रहेगी ना। इन्वेस्टमेंट आप देखें ना, इन्वेस्टमेंट हमारे पास ये है कि, मैं आपको एक सेकंड दिखा देता हूँ। ये देखें, ये टोटल कॉस्ट टू बी वेल ऑप्शन ए, तो ये बी वेल ऑप्शन ए के अंदर ये सारी कॉस्ट आ रही है, ऑप्शन बी के अंदर ये सारी कॉस्ट आ रही है। तो ये वो कॉस्ट है जो ईयर जीरो के अंदर हम लेते हैं ना, ये वाली ईयर जीरो के अंदर आएगी। तो देखते हैं, ऑप्शन बी के अंदर ये कॉस्ट ईयर जीरो में इस वजह से नहीं आएगी क्योंकि ईयर जीरो के अंदर वहां बताया गया था कि 5 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं। सबसे पहले आपने पहले कंसल्टेंट हायर करने हैं 5 लाख के, तो पहली कॉस्ट आपकी कंसल्टेंट की है, उसके बाद आपकी ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट आएगी। तो बिल्कुल इसी तरह ही हुआ हुआ है यहाँ पे भी। ये देखें, ये प्रोजेक्ट क्वेश्चन ए का जो अपेंडिक्स उसने दिया हुआ है ऑप्शन ए का, ईयर जीरो में वो सारी कॉस्ट आ गई है, देखें, जो अभी मैंने आपको दिखाई है ऑप्शन ए वाली। और उसके बाद वो सेविंग आ गई है सारी, वो जो यहाँ डाटा पे हमें दी हुई थी। ये वाली कॉस्ट ली है उसने, फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये कॉस्ट है। और ये सारी एस्टिमेटेड सेविंग जो है ये वाली, ये ईयर 1 से लेके ये सारी की सारी, ये सारी सेविंग उसने ली है वहां पे। ये देखें, ये कॉस्ट आ गई, ये सारी सेविंग आ गई। अब उसने क्या किया है, उसने इन्हीं को ही नेट कर दिया है। तो पहले वाले में देखें सेविंग कम है, कॉस्ट ज़्यादा है, क्योंकि पॉजिटिव आ रही है तो कॉस्ट है, नेगेटिव आ रही है तो आपकी सेविंग है। ये दोनों में कॉस्ट आ रही है, यहाँ पे सेविंग आ रही है, बस इन दो के अंदर। यानी अगर आप सिर्फ कैश फ्लो की बेस के ऊपर बात करें तो यहाँ पे आपको सेविंग मिल रही है इन दोनों प्रोजेक्ट में। आपने अब क्या करना है, आपको पता लग गया ना कि वो उसके कैश फ्लो ही नेगेटिव आ रहे हैं, तो उसको आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपके पास आ रहे हैं एंट्री बाय इंट्रूडर्स और क्राउड एंड स्पेसिंग, इनको करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्सेस कोल्ड और फॉल को हम सिर्फ एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। ये देखें, एक्सेस एक्सेस कोल्ड एनपीवी फैक्टर लगाया जो उसने क्वेश्चन के अंदर गिवन दिया हुआ था, और ये साथ ही साथ आपने डिस्काउंटेड कैश फ्लो और ये एनपीवी आ गई। तो अभी भी स्टिल आपको सेविंग ही हो रही है। ठीक है जी। इसी तरह उसने फॉल का भी कैलकुलेट कर लिया एनपीवी बेसिस पे। ये उसने इन्वेस्टमेंट ली है सारी उसी की, फॉल की, और ये आगे उसके कैश फ्लोज लिए हैं, डिस्काउंट रेट।
प्रेजेंट वैल्यूज, और ये साथ ही साथ सेविंग आ गई आपके पास। तो ये दोनों में सेव हो रही है। इसी तरह आप ऑप्शन बी पे मूव करेंगे। ऑप्शन बी पे उसने क्या किया, ये देखें जो मैंने पहले बताया था कि आपने एंट्री बाय इंट्रूडर्स और एक्सेस कोड, उसने दो का ही बताया हुआ था। और उसने बताया हुआ था कि आपने क्या करना है, पहले साल ईयर जीरो के अंदर उसने 2.5 और 2.5 लाख लिए हैं। ठीक है जी। वो जो 5 लाख इन्वेस्ट किया था इन दो के ऊपर, बाकी दोनों पे तो कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे आप। उसने बताया हुआ था कि एंट्री बाय इंट्रूडर्स एंड एक्सेस कोल्ड के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये उसने इन्वेस्टमेंट डाल दी यहाँ पे ईयर जीरो में। उसके बाद जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट आ रही है वो अगले साल से स्टार्ट होगी। तो ये जो मैंने अभी टेबल में आपको कॉस्ट दिखाई थी ऑप्शन ए और बी की, ये ऑप्शन बी वाली कॉस्ट आ गई ईयर वन के अंदर, ये सारी कॉस्ट आ गई है। आगे आपके पास सारे के सारे ऑप्शन बी के अंदर जो उसने सेविंग बताई हुई थी, ये वो हमने सारी सेविंग ले ली है। तो इसके हिसाब से पहला वाला जो क्राउडिंग वाला है वो प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है अभी कैश फ्लोज की बेस पे। बाकी तीनों प्रोजेक्ट जो हैं वो फिजिबल आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इन तीनों की एनपीवी कैलकुलेट करेंगे, एनपीवी फैक्टर अप्लाई करके। तीनों की एनपीवी अप्लाई करके देखी तो पहले वाले की एंट्री बाय इंट्रूडर्स की एनपीवी आ रही है पॉजिटिव, तो ये सेविंग आ रही है तो सेव कर रहा है ये स्टिल। देखें, एक्सेस कोल्ड जो है वो ऑप्शन बी के अंदर नेगेटिव चला गया। एक्सेस कोल्ड नेगेटिव में चला गया, यानी कॉस्ट ज़्यादा है और वो तो यहाँ पे कोई सेविंग नहीं हो रही है। और यहाँ पे फॉल्स का आपने कैलकुलेट किया तो यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी सेविंग आ रही है। तो ये आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी थी। अब पार्ट ए के अंदर 9 मार्क्स की तो कैलकुलेशन करनी थी। ठीक है, और उसके बाद उसको एक्सप्लेन, जैसे ये मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये चीज़ें सारी आपने एक्सप्लेन भी करनी थी उसके अंदर। ठीक है जी। अब इस एनालिसिस को अगर देखा जाए ना, तो क्राउडिंग एंड पेसिंग जो है वो तो दोनों साइड पे रिजेक्ट है ऑप्शन ए के अंदर, दोनों को ही नहीं लेना चाहिए हमें। ठीक हो गया। अगर हम जो आपके पास एक्सेस कोल्ड है, ठीक है जी, वो आपको अच्छा दे रहा है पे बैक अंडर ऑप्शन बी ऑन कैश बेसिस। ठीक है जी। देखिए, ये आपको एक्सेस कोल्ड जो है वो ऑप्शन बी के अंदर आपको अच्छे रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है जी। लेकिन एनपीवी बेसिस के ऊपर एक्सेस कोल्ड जो है वो आपको अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जो अभी डिस्कस किया मैंने आपसे। ठीक है जी। फॉल्स जो है, फॉल्स अगर देखा जाए तो वो ऑप्शन बी के अंदर भी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, ऑप्शन ए के अंदर भी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, बट फॉल्स जो है वो ऑप्शन ए के अंदर ज़्यादा अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, एनपीवी उसकी बहुत ज़्यादा आ रही है ऑप्शन बी से। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन बी को सिलेक्ट करना चाहिए। तो अगर इसकी ओवरऑल समरी देखी जाए, अगर हम समराइज करें इसको कि हमें ऑप्शन ए में से और बी में से किस किस को सिलेक्ट करना चाहिए, तो वो ये सजेशन मिलेगी कि एक्सेस कोल्ड एंड फॉल जो है उसको आपने सेलेक्ट करना है यूजिंग ऑप्शन ए, और एंट्री बाय इंट्रूडर्स जो है उसको आपने इससे करना है ऑप्शन बी से। ठीक हो गया, क्योंकि एंट्री बाय इंट्रूडर्स ऑप्शन ए के अंदर फिजिबल नहीं आ रही है, ऑप्शन बी के अंदर वो फिजिबल आ रही है, तो हमने उसको बता देना है कि ऑप्शन बी जो है वो फिजिबल है। ये मेरे पास थी, ये मेरे पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी। आगे वो कह रही है evaluate the extent to which the options would achieve the following objective: achieve the most effective reduction in the number of episodes of damage, assist as many people as possible, address areas of highest cost। तो हमने अभी एनालिसिस किया है, हमें इसी में से ही आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन कौन सी कॉस्ट जो है वो हमारी ज़्यादा आ रही हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो हमने एक जिक्र किया था इसके अंदर कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपने की थी एक जगह पे 3 मिलियन पाउंड की। ठीक है जी। तो वहाँ पे स्मॉल एंड मीडियम लोकल कंपनीज जो हैं उनको इससे फ़ायदा हो सकता है, अगर वो कोलैबोरेटिवली काम कर सकें तो उनको इस चीज़ का एडवांटेज मिल सकता है। ठीक है जी। अगर इसके अंदर हम कुछ सोशल फैक्टर्स की बात करें, एक सेकंड मैं इसका सोल्यूशन खोलता हूँ सामने। ये 5 मार्क्स वाली ऑप्शन है।
जैसे यहाँ पे देखें लिखा हुआ, टू मेक द मोस्ट इफेक्टिव reduction in the number of episodes of damage, option B undertake work which is more accurately tailored to need of high risk household generating a higher success rate। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो अच्छा सक्सेस रेट प्रोवाइड कर रही है। To the use of consultant to determine household where impact will be greatest ultimately means a more effective reduction in the number of episodes of damage for entry by intruders and excess cold। तो वो कह रहे हैं कि इसकी वजह से क्या होगा कि इफेक्टिव रिडक्शन हो जाएगी नंबर ऑफ एपिसोड्स ऑफ डैमेज की फॉर और एंट्री एंट्री फॉर इंट्रूडर्स में और एक्सेस कोल्ड के अंदर। आगे उसने लिखा हुआ है, दिस इज ऑफ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस फॉर एक्सेस कोल्ड वेयर द फाइनेंशियल एवेल्युएशन पॉइंट्स टू परसुइंग ऑप्शन ए but a greater number of damages are prevented by pursuing option B। This is because of the effect of discounting factor on option B, reducing the। अब यहाँ पे वो जो बात कर रहा है वो प्रॉब्लम वही डिस्कस कर रहा है कि ऑप्शन ए के अंदर जो हमारे पास ईयर एक कम था, ठीक है जी, वहां पे आपने ईयर 0 लिया है और उसके बाद 5 ईयर्स हैं। ऑप्शन बी के अंदर हमारे पास आगे ज्यादा टाइम आ गया था, यानी आपके पास ज्यादा ईयर्स आ गए थे, 1 साल ज्यादा आ गया था, जिस वजह से जो है वो ऑप्शन बी जो है वो क्या कहते हैं वहां पे ऐसा फील हो रहा है कि नंबर ऑफ डैमेजेस जो हैं वो ज़्यादा प्रिवेंट हो रहे हैं ऑप्शन बी के अंदर। लेकिन उसकी मेन रीज़न ये है कि वहां पे 1 साल भी इंक्रीज हो चुका हुआ है। 2 पॉइंट है जी, टू असिस्ट एज मैनी पीपल एज पॉसिबल, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड गोल टू मेजर बाय टेलरिंग वर्क इन हाउस होल्ड सो दैट ग्रेटेस्ट बेनिफिट विल बी डिलीवर्ड मोर इंडिविजुअल्स इन नीड शुड बी असिस्टेड बाय ऑप्शन बी। ठीक है जी, तो उसने बता दिया हुआ है कि आप ऑप्शन बी के अंदर ज़्यादा लोगों को असिस्ट कर सकेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फिजिबल है। द नंबर ऑफ हाई रिस्क ड्वेलिंग इज हाईएस्ट बाय फार फॉर एंटरिंग बाय इंट्रूडर्स। ठीक है जी, यानी हाई रिस्क कहाँ पे, हाई रिस्क ड्वेलिंग्स जो उसने बताई हुई थी टेबल के अंदर, उसके अंदर 1092 सिर्फ एंट्री बाय इंट्रूडर्स की उसने रेशो बताई हुई है, टोटल जो है वो 1311 है हमारे पास। इसका मतलब 80% एक सिंगल जो है वो आपका हैजर्ड कवर कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस हैजर्ड को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, ठीक है जी, और इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। टू एड्रेस एरियाज ऑफ हाईएस्ट कॉस्ट, तो हाईएस्ट कॉस्ट का जो अवेलेबल डाटा उसके अंदर हम देख लेंगे। एंट्री बाय इंट्रूडर्स के अंदर आपके पास 2332347800, फॉलोड बाय एक्सेस कोड 578200। एक्सेस कोड हैज़ द हाईएस्ट एवरेज कॉस्ट पर डैमेज। ठीक है जी, तो यहाँ पे उसने वो हमने डाटा को देखते हुए बता दिया है किसकी जो हर डैमेज कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा है। Excess cold is identified by the financial analysis as an area where investment should be made. Entry by intruder would require further consideration of the underpinning estimate given the small positive NPV। ठीक है, तो उसने बताया हुआ है कि ये एक्सेस कोल्ड जो है वो फाइनेंशियल एनालिसिस में आइडेंटिफाई हो रहा है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और एंट्री बाय इंट्रूडर जो है उसके लिए फर्दर कंसिडरेशन रिक्वायर्ड है क्योंकि उसकी एनपीवी बहुत थोड़ी आ रही है। आई थिंक अभी हमने देखा 11,000 कुछ आ रही थी उसकी एनपीवी, ये देखें ये आ रही थी, ये देखिए एंट्री बाय इंट्रूडर जिसकी एनपीवी जो है वो बहुत ही थोड़ी आ रही थी, तो वो कहते हैं इसके लिए फर्दर कंसिडरेशन की जरूरत पड़ेगी। आगे वो बता रहे थे, असेस द नॉन फाइनेंशियल फैक्टर सोशल इश्यूज एंड रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोग्राम। दिस इज द सी रिक्वायरमेंट। अच्छा जी, यहाँ पे अब आपके पास नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं, ठीक है जी, तो यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि जो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर में हम पहला देखेंगे कि एमी ड्रू जो है डायरेक्टर ऑफ अडल्ट सोशल केयर एंड हाउसिंग इज सपोर्टिव ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन वर्क टू रिड्यूस द फेयर ऑफ एंट्री बाय इंट्रूडर्स, दिस ऑब्जेक्टिव में आउटवे द प्योरली आउटवे आउटवे द प्योरली फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है जी, एक ये पॉइंट उसने लिखा हुआ है नॉन फाइनेंशियल का। ठीक है जी, नॉन फाइनेंशियल के अंदर हमारे पास बात आ रही थी कि हमने बात कर ली पीछे कि आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए 3 मिलियन की, ठीक है जी, लो कॉस्ट प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन साथ ही साथ उसने
क्या कहते हैं, इस चीज़ का जिक्र नहीं किया कि कोलैबोरेटिव वर्किंग भी चाहिए, अफेक्टिव वर्किंग इन्वायरमेंट चाहिए, एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो इसका जिक्र नहीं, ये एक नॉन फाइनेंशियल फैक्टर है जिसको डिस्कस करना ज़रूरी है। साथ सोशल फैक्टर की बात की जाए तो सोशल फैक्टर्स के अंदर उसने बताया हुआ है कि जैसे हमने जिक्र किया है कि जी जो इंडिविजुअल्स हैं कम्युनिटी के अंदर, ठीक है जी, जहाँ पे लोगों को अनेबल किया जाए कि वो अपने होम के अंदर फ्रीली रह सकें, इस चीज़ को क्राइटेरिया के अंदर जो है वो डिस्कस नहीं किया गया। आगे हाउस होल्ड के ऊपर जो टेन्योर्स हैं उनके ऊपर किसी किस्म की कोई डिस्कशन नहीं कही हुई कि हाउस होल्ड जो है वो रेंटेड होगा, ओन्ड होगा, या फाइनेंशियल एबिलिटी ऑफ द रेजिडेंट्स टू मीट पार्ट और ऑल ऑफ द कॉस्ट फ्रॉम देयर ओन रिसोर्सेज, या उन्हें अपने रिसोर्सेज के थ्रू कुछ कॉस्ट को कवर अप करना पड़ेगा, इसके बारे में भी फाइनेंशियल डाटा के अंदर कोई जिक्र नहीं किया गया हुआ। एक एविडेंस ये भी हमें सिनेरियो से मिल रहा है कि हाउस होल्ड की जो शॉर्टेज है, शॉर्टेज थी हाउस होल्ड्स की, उसके ऊपर भी कोई उसका भी जिक्र नहीं किया हुआ कि हाउसेस की जो आपके पास शॉर्टेज थी, ठीक है जी। लाइक लाइक जो एल्डरली पीपल्स थे उसने बताया हुआ था कि वो बहुत बड़े बड़े घर में कुछ लोग रह रहे हैं, तो उस वजह से वो भी इशू बताया गया हुआ है यहाँ पे। आगे लिखा हुआ है जी कि इन्वेस्टिंग पब्लिक मनी इन प्राइवेटली ओन्ड होम्स इन द फॉर्म ऑफ इंसुलेशन टू एड्रेस एक्सेस कोल्ड, ठीक है जी। तो आप पब्लिक मनी जो है वो इस प्राइवेटली ओन्ड होम्स के अंदर भी इन्वेस्ट हो सकती है, जहाँ पे आपको इंसुलेशन वगैरह के लिए काम करना पड़ेगा। यहाँ पे उसने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है जी। और आपको फिर इसके लिए कुछ पॉलिटिकल चैलेंजेस भी कुछ मेंबर्स को फेस करने पड़ेंगे, तो ये कुछ सोशल फैक्टर्स हैं जिनके बारे में उसने बताया हुआ है। रिस्क उसने कुछ डिस्कस किए हुए हैं कि रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है जी। तो रिस्क के अंदर उसने बताया हुआ है कि एस्टिमेट्स आर लार्जली बेस्ड ऑन दी नेबरिंग एरिया ऑफ कॉमनवेल्थ। रिस्क ये है कि आपने जो डाटा लिया है वो किस बेस के ऊपर है, वो एस्टिमेशंस की बेस के ऊपर है, ठीक है। जो रियलिटी के अंदर जो है वो हैजर्ड्स और डैमेजेस जो हैं वो डिपेंड करेंगे जो है वो मच लार्जर एंड कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है जी। तो एक ये रिस्क है। अच्छा, एक आपके पास सिग्निफिकेंट रिस्क ये है कि इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा जीएचएस की कॉस्ट के ऊपर, ठीक है जी। तो ये भी एक आ जाएगा। और उसने आगे ये बताया कि द प्रोजेक्ट डज नॉट करेंटली मीट द इन्वेस्ट टू सेव फंड क्राइटेरिया फॉर और हैजर्ड्स, ठीक है जी। तो जो प्रोजेक्ट है वो हर तरह के हैजर्ड्स के बारे में बात नहीं कर रहा। Comprehensive monitoring and data collection would be needed to prove the saving guaranteed। तो आपको comprehensive monitoring और data required है कि आपने जो savings वगैरह बताई हैं वो accurate हैं। The measurement of the saving should not realistically be restricted to cash flows, ठीक है जी। तो हमने जो अभी तक डाटा देखा है वो सारा कैश फ्लो बेस के ऊपर था, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का उसके ऊपर कोई जिक्र नहीं किया गया हुआ। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो भी रिक्वायर्ड है। आगे उसने बताया हुआ डिलीवर क्लियर कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन ऑन द ऑप्शन टू परस्यू। तो वो पूछ रहा है जी कि हम कौन सी ऑप्शन जो है वो परस्यू करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन हम यही बताएंगे कि हमें फर्दर रिसर्च रिक्वायर्ड है, कि हमने फर्दर रिसर्च करनी है कि डेमोग्राफिकली और इकोनॉमिकली जो है वो सिमिलर अथॉरिटीज़ जो हैं, ठीक है जी, वो किस तरह की प्रिवेंटिव वर्क जो हैं वो ले रही हैं जो इस तरह की स्कीम्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और ऑप्शन ये भी है कि आप कुछ भी ना करें, ठीक है जी। आप कि डू नथिंग शुड रियलिस्टिकली बी रिजेक्टेड एज इट मिसेस द अपॉर्चुनिटी टू मेक रियल सेविंग इन द मीडियम टर्म। निगोशिएशन शुड बी एंटर इनटू विद सेंट्रल गवर्नमेंट टू द एक्सटेंट, ठीक है जी। तो सेंट वो जो कि जिन इन्वेस्टमेंट्स का लॉन्गर पे बैक पीरियड आ रहा है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको निगोशिएशन जो है वो गवर्नमेंट के साथ करनी चाहिए। Both practice planning issues and funding availability suggest that consideration should be given to a hybrid option। ठीक है, तो किसी सिंगल ऑप्शन पे नहीं रहना चाहिए, कोई एक हाइब्रिड ऑप्शन की तरफ मूव करना चाहिए। इफ फंडिंग कैन बी आइडेंटिफाई एंट्री बाय ट्यूटर शुड आल्सो बी कंसिडर्ड एज दिस इज द हाईएस्ट कॉस्ट हैजर्ड टाइप एंड प्रिवेंशन वुड अट्रैक्ट सिग्निफिकेंट नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स, ठीक है जी। तो वो बता रहे कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट आ जाती है तो आपको एंट्री बाय ट्यूटर्स के ऊपर भी
जाना चाहिए, क्योंकि इसका हाईएस्ट कॉस्ट हैजर्ड है, उसका सबसे ज़्यादा हैजर्ड उसी के ऊपर कॉस्ट लग रही है ज़्यादा, और वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। तो ऐसा हो सकता है कि उसमें रिस्क ज़्यादा है, तो वहाँ पे अल्टीमेटली आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिले। Work on crowding and spacing should only be pursued if there are shown to be other significant non-financial factors in its favor। तो crowding और spacing जो है वो दोनों ऑप्शंस में रिजेक्ट किया गया था, तो वो बता रहे हैं कि उसके ऊपर फर्दर वर्किंग की ज़रूरत है, फिर हम उसको फोकस कर सकते हैं। Discussion should be started with the GHS on the method of data collection and reporting to be used to measure related savings। ले जी, अब हम मूव करेंगे रिक्वायरमेंट नंबर 2 की तरफ। ये देखें रिक्वायरमेंट फॉर क्वेश्चन 2, इसके लिए भी उसने एग्जाम डे मटेरियल दिया हुआ है। अब यहाँ पे वो कह रहा है जी, प्रिपेयर अ रिपोर्ट फॉर अ लोकल अथॉरिटी कैबिनेट टू एवेलुएट द प्रपोजल फॉर बीवेल टू बिकम अ पायलट अथॉरिटी फॉर द मिंटो इनिशिएटिव। द रिपोर्ट शुड कैलकुलेट and evaluate the expected net income of each of the 4 options identified by the policy officer Pollywood। तो यहाँ पे देखें आपको कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है। assess the relative merits and shortcomings of the 4 options। ये सिंपल है, आपको शॉर्टकमिंग्स आइडेंटिफाई करनी है। assess the potential advantages and risks to BWEL of acting as a pilot authority for the Minto scheme। and fourth requirement is establish clear conclusions and recommendations on the proposal for the BWEL to act as a pilot authority for the Minto scheme। ये उसने 4 रिक्वायरमेंट्स आपको दे दिए, उसके लिए उसने ये डाटा आपको प्रोवाइड कर दिए। ये देख, अब उसने ये आपको डाटा जो उसने प्रोवाइड किया है, ये देखें उसने ईमेल आई थिंक शेयर की हुई है कि कल्पना मेटलैंड डायरेक्टर ऑफ रिसोर्सेज ने मिल फेरर को मैनेजमेंट अकाउंटेंट या उसको ईमेल लिखी है, मार्च इनटू वर्क पायलट प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो उसने लिखा हुआ, आई हैड रिसेंटली हैड अ मीटिंग विद द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिगार्डिंग द अनाउंसमेंट फ्रॉम द डिपार्टमेंट फॉर वर्क about the availability of pilot funding for volunteer authorities in Goodwill who wishes to participate in the March into Work pilot program। The key points from my discussion are, with over 16,000 people at an annual cost of 140 million pounds, the CEO is very enthusiastic about the DOE proposal। The initiative fits with the key objective of the authority to ensure as many people as possible are healthy and able to contribute actively to their communities। BWEL will have to do this at some point, so might as well get a head start। Or Aventine is the ideal district for the pilot program, with the horse located so close to its border, from which the specialist team could be based। It provides a great opportunity to raise the profile of our local authority and create new jobs। The leader of the council has made a strong proposal that Aventine should be nominated to apply for the pilot program। तो ये उसने कुछ डिस्कशन की है। Bollywood and I have concerned thought regarding the detail of the scheme for a number of reasons, not least the competing demands and tough budget challenges facing the authority in the next year or so। I need your help in preparing a report for cabinet, but we need to remember that we are not obliged to participate in the pilot program and should critically evaluate the options। तो हमने यहाँ पे ऑप्शंस को क्रिटिकली evaluate करना है। ये बॉलीवुड की तरफ से डाटा आया हुआ है जी। तो यहाँ पे उसने बता दिया हुआ है कि जो चीफ एग्जेक्टिव है वो ऑलरेडी कांटेक्ट कर चुका हुआ है DOW से, ठीक है जी, ताकि वो बीवेल्स का एंथुजियम देख सके फॉर द मिंटो इनिशिएटिव। ठीक है जी। assumptions based on information from दो जो assumptions हैं जी, Aventine currently has 1200 in capacity benefit claimants with 240 being eligible claimants। ठीक है जी। और एनुअल इनकम पर क्लेमेंट ऑफ £2600 with 25% received at registration and 75% received at completion। The range of income for 240 participants would be। तो उसने यहाँ पे बता दिया हुआ है कि जी आपके पास एवेंटाइन के अंदर 1200 कैपेसिटी बेनिफिट क्लेमर्स हैं और 240 उसमें से एलिजिबल क्लेमेंट्स हैं।
एनुअल इनकम पर क्लेमेंट 2600 पाउंड है। 25% रजिस्ट्रेशन के वक्त रिसीव होगी, 75% एंड ऑफ द प्रोजेक्ट होगी। उसने बता दिया है कि इनकम रिसीव फॉर रजिस्ट्रेशन 1,56,000, इनकम रिसीव फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ द स्कीम 4,68,000। टोटल इनकम मैक्सिमम पॉसिबल इनकम उसने बता दिया 6,24,000 है। नीचे अगर आप देखें ना, उसने सक्सेस रेट के बाद नीचे बताया परसेंटेज कंप्लीशन में, उसने नीचे ये देखें बताया हुआ है जी आपको बेस्ट केस और वर्स्ट केस। सपोर्ट आपके पास जो ऑप्शंस ऑप्शंस की वो बात कर रहा था, तो वो ये चार ऑप्शंस हैं जो उसको आपको नजर आ रही है नीचे। सपोर्ट टीम ऑप्शन वन, रिड्यूस सपोर्ट टीम ऑप्शन टू, आईटी पोर्टल विद सपोर्ट ऑप्शन थ्री, और आईटी पोर्टल विद नो सपोर्ट ऑप्शन फोर है ये। अब उसने लिखा हुआ है बेस्ट केस में 100%, 80%, 70% एंड 50%, और वर्स्ट केस में 90, 50, 50, 25। ठीक हो गया जी। तो अब यहाँ पे हमने देखना है अपनी कॉस्ट और हमारा बेनिफिट कितना हो रहा है, कितना हमको हमारी कॉस्ट लग रही है और कितना हमें बेनिफिट आ रहा है। ठीक हो गया जी। अब इससे नेक्स्ट पेज के ऊपर अगर मैं जाऊं तो ये देखें मिंटो प्रोजेक्ट एनुअल एक्सपेंडिचर। अब उसने इन चारों ऑप्शंस के अंडर मुझे एक्सपेंसेस बता दिए मैं। ठीक है, अलग अलग एक्सपेंसेस का मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे सिर्फ टोटल प्रोजेक्टेड कॉस्ट रिक्वायर्ड है, ताकि मुझे पता हो कि ऑप्शन वन में कितनी कॉस्ट, ऑप्शन टू में, थ्री में और फोर में मुझे कितनी कितनी कॉस्ट मेरी इनकर हो रही है। ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं कि उसने हमसे, अच्छा रिक्वायरमेंट पे आएंगे। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट एंड इवेल्युएट द एक्सपेक्टेड नेट इनकम ऑफ ईच ऑफ द फोर ऑप्शंस आइडेंटिफाइड बाय द पॉलिसी ऑफिसर। बिल्कुल सिंपल है, ये देखें बेस्ट केस के अंदर 100% ऑप्शन हैं, तो आपके पास जो है वो 100% ऑप्शन के अंदर 624,000 इनकम आ जाएगी। 80% होगी तो आपने इसको 80% कर लेना है 624 को, 624 का 70%, 624 का 50%, इस तरह कर लेना है। फिर वर्स्ट केस में भी इसी तरह आपने 624 90%, 50%, 50%, 25%, इस तरह से कर लेना। ये आपके पास इनकम जनरेट हो जाएगी। एक्सपेंसेस का भी इसी तरह ही कर लेना है। एक्सपेंसेस कम कर लेने हैं आपने बेस्ट केस और वर्स्ट केस के हिसाब से, नेट करेंगे तो आपके पास इनकम या लॉस आ जाएगा। देखते हैं जी हम इसको भी। एक सेकंड मैं दूसरे पेज पे ओपन करता हूँ इसे। ये देखें, अगर आप देखें तो उसने जो ऑप्शन वन की कॉस्ट हमें बताई हुई थी 591,425। ठीक है जी। और 497, ये सारी उसने चारों प्रोजेक्ट की कॉस्ट ले ली है। हाई लो वही लिख लिए जो वहां लिखा हुआ था उसने, इनकम हाई और लो के अंदर। इनकम उसने बता दी हुई है। इनकम देखें 4,68,000 है, 100% के हिसाब से वही आ गई है। लो में 90% ले लेंगे हम इसका। फिर 468 का 80% यहाँ आ जाएगा, 50% यहाँ आ जाएगा। फिर 468 का 70% एंड 50%, और फिर 468 का 50% और 25% यहाँ पे आ गया। रजिस्ट्रेशन के ऊपर इनकम जो है वो आपकी वही रहनी है 156, 156। अब आपने क्या करना है, टोटल कर लेना है हाई के ऊपर भी और लो के ऊपर भी। तो 624 देखें हाई के ऊपर, ये सारी इनकम आ रही है आपकी, और लो इनकम, लो कंप्लीशन, तो ये आपके पास लो इनकम फॉल कर रही है। ये आपने वही ऑप्शन उन्हीं के हिसाब से आपने कर लेना है इसको। लेस एक्सपेंडिचर्स। अब एक्सपेंडिचर्स लेस करने हैं आपने, तो हाई में से 624,000 में से आपने 624,000 माइनस 591,425, ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर उसी तरह ये कि 577,200 में से ये माइनस करेंगे तो एक्सपेंसेस ज़्यादा, इनकम कम है तो लॉस आ जाएगा। इसी तरह आपने यहाँ पे करना है 530 माइनस 497,300, तो ये 33,100 आ गया प्रॉफिट। 390 माइनस 497, तो 107 का लॉस आ गया। ठीक है जी। इसी तरह ये चारों आपने कैलकुलेट कर लेने, और एक्सपेक्टेड नेट इनकम क्या है, इन दोनों को नेट कर लेना। इन दोनों को नेट किया 18,535, इन दोनों को नेट किया 9092, इन दोनों को भी आपने, ये इसने किस तरह से नेट किया, एक्सपेक्टेड नेट इनकम।
तो ये उसने किया, ठीक है। नीचे मुझे पता नहीं चला। अल्टरनेटिव बेस्ड ऑन अप्लाइंग द 70-30 स्प्लिट टू द इनकम फिगर फर्स्ट वुड गेन द फॉलोइंग मार्क। 70-30 स्प्लिट उसने किया हुआ जी। 70-30 स्प्लिट ऑन इनकम ऑन कंप्लीशन। ठीक है जी, तो 70-30 उसने स्प्लिट कर लिया है इसके ऊपर, स्प्लिट ऑन इनकम ऑन कंप्लीशन के ऊपर, जो कंप्लीशन के ऊपर आपकी इनकम आ रही है उसका 70-30 कर दिया है। और उसके बाद प्लस 156 के, वो प्लस हर एक में ही आना है, वो उसने हर एक को उसने एडिशनली ऐड कर दिया। ये लेस एक्सपेंडिचर्स, तो ये सारे उसने एक्सपेंसेस जो हैं वो उसने लेस कर दिए। तो ये आपके पास नेट इनकम आ गई है। तो सिर्फ आपके पास ऑप्शन ए ही है, जब आप फुल सपोर्ट टीम के साथ काम कर रहे हैं तो आपके लिए फिजिबल आ रही है, बाकी चार तीनों ऑप्शंस के अंदर आपके लिए फिजिबल नहीं आ रही है। इसके हम ज़रा देखें जाके सोल्यूशन को अब। ये यहाँ पे उसने वही चीज़ डिस्कस की हुई है। देखें, ये उसने कैलकुलेट करने के लिए कहा, वो आपने सारा कैलकुलेट कर लिया। ये जो अभी हमने डिस्कस किया है सारी चीज़ें उसने यहाँ पे वही डिस्कस की हुई हैं कि आपको किस में फ़ायदा हो रहा है, किस में आपको लॉस हो रहा है। ठीक है जी। यानी उसने जैसे ऑप्शन 3 के बारे में डिस्कशन की है कि अगर देखा जाए तो उसने बताया है कि ऑप्शन जो सी है वो अगर आप देखें तो वो हर जगह पे आपको बहुत ज़्यादा लॉस शो कर रही है। ठीक है जी। ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन 3 आईसीटी विद सपोर्ट, तो ये आपको बहुत ज़्यादा लॉस शो कर रही है। इसी तरह उसने ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की हैं जो अभी हमने आंसर के अंदर यहाँ डिस्कस की है। असेस द रिलेटिव मेरिट्स एंड शॉर्टकमिंग्स ऑफ द फोर ऑप्शंस, तो यहाँ पे हमने अब क्या करना है, यहाँ पे हमने शॉर्टकमिंग्स जो है वो हमने डिस्कस करनी है। ठीक है जी। मेरिट्स यानी एडवांटेजेस के अंदर वो बता रहा है जी, हाईएस्ट लाइकलीहुड ऑफ 100% कंप्लीशन। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप 100% कंप्लीशन पे जाएंगे तो आपकी कॉस्ट भी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है जी। यहाँ पे अगर एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ज़्यादा है तो आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। और आगे वो बता रहा है जी, हाईएस्ट पोटेंशियल लेवल ऑफ इनकम टू बी जनरेटेड एंड प्रॉबली द ओनली मॉडल लाइकली टू जनरेट एन ओवरऑल सरप्लस, अभी हमने जिक्र किया है। ठीक है जी। तो आगे वो बता रहा है कि जी शॉर्ट कमिंग क्या है, इट इज़ अनक्लियर व्हाट क्वालिटी ऑफ सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड बाय specialist advisors and supervisors. The job specification of these advisors has yet to be determined, and it is uncertain if the authority could recruit a suitably qualified team of staff for this program, especially as the program is only planned to last for 1 year. This model would make appropriate use of allocated space at the HOSS Community Center. ये इसका उसने मेरिट बता दिया है। और एन असेसमेंट नीड टू बी मेड ऑफ वेदर और नॉट देयर आर सुटेबली स्किल्ड स्टाफ अवेलेबल दैट कैन बी रिक्रूटेड टू दी स्पेशलिस्ट रोल्स। दिस ऑप्शन अपीयर टू ऑफर अ हाई लेवल ऑफ फेस टू फेस कॉन्टैक्ट which may yield the most positive results and help boost participants confidence। और डीमेरिट्स के अंदर दी पोटेंशियल एम्प्लॉयज मे बी डिसयूज बाय द फिक्स टर्म नेचर ऑफ द रोल 1 year ओनली, और द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टाफिंग मैक्सिमाइजिंग द रिस्क ऑफ रिक्रूटमेंट एंड डिसमिसल इशू एट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द प्रोग्राम। आगे वो बताया द रिडक्शन ऑफ 25% ऑफ सपोर्ट स्टाफ still provide the second highest likelihood of participants completing the program। आगे मेरिट के अंदर दिस ऑप्शन प्रोवाइड द हाईएस्ट पोटेंशियल नेट इनकम ऑफ 33,100। ठीक है जी। तो ये जो आपके पास ऑप्शन बी है वो आपको हाईएस्ट पोटेंशियल जो है वो इनकम प्रोवाइड कर रही है। ठीक है जी। अगर आप 25% रिड्यूस भी कर लेते हैं। गुड यूज ऑफ स्पेस एट HUSS रैंक 2 ऑन अ वेटेड नेट इनकम बेसिस। आगे हम अगर देखें द रिडक्शन इन फेस टू फेस कॉन्टैक्ट through the 25% reduction in staffing does bring about a reduction in cost of 100K pound, but significantly reduce expected income, resulting in an expected loss of 9K and a possible loss of 107K। वो यही ऑप्शन जो अभी मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम जो लीस्ट लॉस आपको बताया जा रहा है वो आपको बता रहे हैं 9020 का 9K का, और जो पॉसिबल लॉस जो है वो 107,300 का पॉसिबल लॉस बन रहा है इस ऑप्शन के अंदर।
एट लोएस्ट लेवल ओनली 50% कंप्लीशन अचीव्ड, सो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बेयरली मेट। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम ये आएगी कि 50% कंप्लीशन हुई हुई है, तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है वो मीट करना मुश्किल हो जाएंगे। और डज नॉट प्रोड्यूस अ पॉजिटिव रिटर्न विच व्हेन मेजर्ड ऑन अ वेटेड बेनिफिट बेसिस। ठीक है, तो अगर वेटेड बेनिफिट बेसिस के ऊपर बात की जाएगी तो तब आपके लिए ये पॉजिटिव रिटर्न जो है वो नहीं प्रोवाइड करेगा। ऑप्शन 3, मेक सम यूज ऑफ HUSS स्पेस। ठीक है जी, यूटिलाइज द बेनिफिट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी लर्निंग टेक्निक्स, और रिड्यूस स्टाफ लेवल, रिड्यूस द रिक्रूटमेंट एंड डिसमिसल कॉस्ट एट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है जी, ये मेरिट्स में आ जाएंगे, फायदे आ जाएंगे, और ये शॉर्ट कमिंग है द हाईएस्ट पोटेंशियल लॉस weighted net cost of all the option. The cost of the ICT program at 1,80,000 pound is similar to the potential cost saving, potential staff cost saving, but has a projected minimum reduction in income of 1,40,000। तो बता रहे हैं कि ये कॉस्ट ICT प्रोग्राम की 1,80,000 पाउंड होगी। ठीक है जी, लेकिन रिडक्शन जो इनकम है, इनकम के अंदर रिडक्शन आपकी 1,40,000 होगी। Potentially the highest cost and no chance of earning a positive income, this option should be disregarded at this stage। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है ये सबसे ज्यादा वर्स्ट केस है कि यहाँ पे आपके पास हर जगह पे ही बहुत ह्यूज लॉसेस हैं। लोएस्ट ग्रॉस कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, ये इसका मेरिट है। शॉर्ट कमिंग्स के अंदर उसने लिखा हुआ जी लीस्ट यूज ऑफ अवेलेबल स्पेस एट HUSS, lowest potential income streams and based on income estimates. This option is forecast to make a noticeable loss. IT solution appear to be unproven and require testing in pilot area, presents a significant risk of failure। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को अंदर यूटिलाइज ही बहुत कम कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट रिस्क है आपको फेलियर का। Evaluate the potential advantages and risks to BWell of acting as a pilot authority for the Minto scheme। तो यहाँ पे आपने BWell को बताना है कि अगर आप आपको क्या क्या एडवांटेजेस और रिस्क हो सकते हैं। ठीक है जी, तो एडवांटेजेस जो हैं वो BWell को उसने बता दिया हुआ है कि जी जो इसको एडवांटेजेस हो रहे हैं, बेटर रेडीनेस फॉर द एविडेंट डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट थिंकिंग, इफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू बी devolved to all authorities, BWell may benefit from input into design of the term of that arrangement। और साथ ही साथ उसने जो दूसरा, इट डायरेक्टली एड्रेसेस वन ऑफ द हेल्थ एंड वेल बीइंग डायरेक्टरेट लोकल प्रायोरिटीज बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पीपल ऑन incapacity benefit by enabling them to actively seam work। Potential risk for BWell, this appear to be confusing among various key players regarding what the outcome of the pilot are actually going to be। Paul Sidward stated in his email that it would be nice to create some job along the way. However, jobs will not be created through this scheme. The scheme is only to assist people currently claiming incapacity benefit by protecting their benefit at the higher level while they actively look for employment। Clearly, this misunderstanding will need to be pointed out to the cabinet in a tactful manner। ठीक है जी, ये एक पोटेंशियल जो है वो रिस्क था, एडवांटेजेस थे और पोटेंशियल रिस्क उसने बता दिया था। अच्छा, अब यहाँ पे उसने तो वही बताया कि गुडविल इज करंटली एक्सपीरियंसिंग अ लेंथी रिसेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैज recently increased from 8.1 to 8.4% in one quarter। Economists have expressed concern regarding the potential success of this pilot during a long period of recession। There does not appear to be a healthy supply of job vacancies in the country, so the cabinet need to be reminded that these macroeconomic circumstances may impede the success of finding scheme participants suitable paid employment। तो यहाँ पे उसने कुछ ये आपको और फर्दर रिस्क बताए हुए हैं। ठीक है जी, एग्जिट स्ट्रेटजी, एक सेकंड। अच्छा, यहाँ पे अब उसने बता दिया है कि दिस एबिलिटी राइट्स कंपेनर जो है उन्होंने भी हाईलाइट किया है
कि सम पार्टिसिपेंट जो हैं उनको फाइनेंस की सपोर्ट की नीड है। ठीक है जी। तो इसमें अगेन इस साइड जो है वो मिंटो स्कीम जो है वो नज़र नहीं आ रही कि उनको प्रोवाइड कर सकेगी। ठीक है जी। उसके बाद उसने बताया हुआ कि जी जो स्कीम है वो ये एज्यूम कर रही है कि इनिशियली जो जीपी असेसमेंट्स हैं, जो इनकैपेसिटी बेनिफिट क्लेमेंट्स हैं एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द मिंटो स्कीम शुड लीड टू 20% ऑफ दोज असेस, यानी टोटल में से सिर्फ 20% ही ऐसे हैं जो ये चीज़ अवेल कर रहे हैं। आगे उसने बताया हुआ है कि द रोल ऑफ जीपीज टू एक्ट एज एन एडवोकेट फॉर देयर पेशेंट्स एंड सम जीपीज मे बी रिलक्टेंट टू पुश देयर पेशेंट्स इनटू दिस स्कीम फॉर फियर ऑफ ट्रिगरिंग अ सीरीज ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, तो वो उस चीज़ को ट्रिगर, ये भी एक रिस्क है। ठीक है जी। स्कीम जो है वो स्कीम पार्टिसिपेंट्स मे नॉट बी फुली इंगेज विद द स्कीम इफ दे फेल्ट दे हैड बीन प्रेशर्ड बाय द थ्रेट ऑफ ग्रेटर फाइनेंशियल लॉस। ये आपके पास रिस्क आ गया। और उसके बाद आपके पास जो रिस्क आ रहे हैं वो आपके पास जो फर्दर रिस्क आ रहे हैं वो आ रहा है, जैसे आपको उसने बताया हुआ है कि रिस्क एसोसिएटेड विद 1 ईयर फंडिंग। ठीक थे, ठीक। सफिशिएंट रिपोर्टिंग कंट्रोल विल नीड टू पुट इन प्लेस to ensure we can account for the employment and job searching status of all 240 participants, to ensure we can support a claim for the performance element of the grant. The 75 element is of high risk, and in addition there will be a time delay for receiving second portion sometime after 2016-17। अच्छा जी। और इसके अंदर कुछ उसने एग्जिट कॉस्ट के बारे में बात किया हुआ है कि एग्जिट स्ट्रेटजी एंड कॉस्ट जो है वो आ सकती है। ठीक है जी। और कुछ पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनको शायद पेड एम्प्लॉयमेंट ना मिले 1 ईयर के बाद, ठीक है, तो उनको वापस मूव करना पड़े इनकैपेसिटी बेनिफिट की तरफ। ठीक है जी। ये भी डिफ़िकल्ट हो सकता है कि जो सूटेबल स्टाफ है आप 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आप ना हायर कर सकें। ठीक है जी। और उसके बाद उसने बताया कि सीईओ ने जो है वो इंटेंशन सिग्नल की है कि जी डिपार्टमेंट ऑफ वर्क है डब्ल्यू ओ के, ठीक है जी, विदाउट वाइडर कंसल्टेशन विद द एग्जेक्टिव एंड फुल काउंसिल, दिस मे बी बियॉन्ड हिज डिसीजन मेकिंग पावर्स ऑल्दो ग्रेट टेक्ट विल बी नीडेड विद व्हेन डीलिंग विद दिस। ठीक है जी। और आगे उसने बताया हुआ ऑल फोर ऑप्शन प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट हैव बीन मॉडल्ड एंड इट वुड अपीयर दैट ओनली वन मॉडल इज लाइकली टू जनरेट अ सरप्लस, तो वो हमने देख लिया हुआ है कि उसने बताया हुआ है कि सारी की सारी जो ऑप्शन है उसमें से वन ऑप्शन जो है वही आपके लिए ज़्यादा सपोर्टिव है। फाइनेंशियल एनालिसिस जो है उसने बता दिया है कि जो फाइनेंशियल वायबिलिटी है स्कीम की, वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमारे पास डाउट्स हैं और उनको डाउट्स को पहले क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आप जो है वो आगे सोच सकते हैं। ठीक है जी। यानी आप कोई एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन हायर कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट या ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करें इसके लिए, फिर आप उस जो है वो पॉइंट तक रीच कर सकते हैं। अच्छा जी। अब जो थर्ड रिक्वायरमेंट थी इसकी उसने लिखा हुआ था एस्टैब्लिश क्लियर कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन ऑन द प्रपोजल फॉर बी वेल टू एक्ट एज अ पायलट अथॉरिटी फॉर द मिंटो स्कीम, यानी वो बी वेल से पूछ रहे हैं कि आप पायलट अथॉरिटी फॉर मिंटो स्कीम में एंटर हो जाए। तो द इनिशिएटिव डज अपीयर टू बी इन लाइन विद द लोकल अथॉरिटी कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव एंड प्रायोरिटाइज अराउंड वर्कलेसनेस। However, the announcement of the Minto pilot scheme raised a number of practical issues around the process of identifying scheme participants, the nature of the support to be provided to participants, the likely success of the scheme within the context of the current national economic deadline, the tough criteria required to maximize reward grant allocation, and the suggested model of delivery of the pilot scheme by central government. All four options presented by the all four options presented by the government have been modeled and it would appear that only one model is likely to generate a surplus। ये वही पॉइंट उसमें दोबारा उसने इंक्लूड कर दिया है कि सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जिसके अंदर आपको बेनिफिट नज़र आ रहा है, बाकी सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको जो है वो कोई भी किसी भी किस्म का आपको बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कर रहे।
आगे वो कह रहे हैं जी स्टैब्लिश क्लियर कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन ऑन द प्रपोजल फॉर बी वेल टू एक्ट एज अ पायलट अथॉरिटी। ये दोबारा आ गया। 1 सेकेंड देखो। नहीं, अच्छा, ये फोर्थ रिक्वायरमेंट है स्टैब्लिश क्लियर कंक्लूजन रिकमेंडेशन ऑन द प्रपोजल फॉर बी वेल टू एक्ट एज अ पायलट अथॉरिटी फॉर द मिंटो स्कीम। यहाँ पे बता रहा है जी ओवरऑल द रिसर्च कंडक्टेड वुड सजेस्ट दैट द कैबिनेट शुड नॉट वॉलंटियर टू बिकम अ पायलट अथॉरिटी for this scheme using the four options presented by the central government. However, it may be worth pursuing other potential options with central government, such as renegotiating the terms of the grant funding allocation, undertaking a more favorable adjustment to the income received by scheme participants, and or agreeing a more long-term partnership which goes some way to meeting the mutual objectives and aspirations of both local and central government. Also, Bewell has not seemed to have considered breaking away from the four prescribed options provided by the DOE. Central government has an established relationship with the private and third sector for the contractual provision of employment, searching and training services, and it would seem sensible for this avenue to be exploring since by their own admissions, these external organizations have a strong track record in the field. An external organization quoted in the press strongly advises local authorities to consider if they have the internal skills, capacity, and experience to deliver this pilot. He suggested they should actively consider utilizing the experience of external organization to maximize the funding available and ensure a sustainable proportion of the scheme participant last the full year course. The rejection of this pilot should not result in a shift in corporate priorities nor detract from the local objective of reducing worklessness and making it pay to work. ठीक है जी। बी वेल ऑल्सो नीड टू बी अवेयर दैट इन द मीडियम टर्म whether or not they get involved in the pilot, central government intended to develop responsibility for helping in capacity benefit and job searches allowance claimants back to work to local authority. The authority will need to consider the strategic and practical impact on of this transfer of function and decide how it will meet these challenges. तो यहाँ पे वो इस चीज़ का जिक्र उसने सारा किया है रिक्वायरमेंट में कि उन जो भी चार ऑप्शंस दी हुई थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पायलट अथॉरिटी के लिए, उस वो कोई भी फिजिबल नज़र नहीं आ रही। ठीक है जी। उसने लिखा हुआ है कि द रिजेक्ट, लेकिन उसने बताया हुआ है कि जो रिजेक्शन हो रही है पायलट स्कीम की, ठीक है जी, उसमें ये नहीं होना चाहिए कि आपकी कॉर्पोरेट जो है वो आप शिफ्ट करें, कॉर्पोरेट प्रायरिटीज़ में आप शिफ्ट कर लें। उसमें उसने विभाग के बता दिया हुआ है कि बी वेल ने जो है वो इन चीज़ों से अवेयर रहना है और उसने देखना है कि किस तरह से उसने अपने चैलेंजेस को मीट करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट। हाँ, हमारे पास आई थिंक रिक्वायरमेंट। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमारे पास रिक्वायरमेंट फॉर क्वेश्चन 3। Prepare a confidential briefing note for the Director of Resources which addresses concern raised about the HOSS project. The briefing notes will assess the extent to which BWEL is addressing central government targets, including the extent of the contribution made by the HOSS project. Consider a range of suitable performance measures by which the impact of the HOSS project could be evaluated by both internal and external stakeholders. Assess the potential concerns and control risks that should have been considered by management as inherent to the heroin prescription scheme at the HOSS. Evaluate their impact and discuss the measures that should have been in place to address them prior to its implementation. Evaluate the outcome of sample testing by the policy research unit and recommend appropriate response by internal audit to the current situation and the need for ongoing review of the
हेरोइन प्रिस्क्रिप्शन स्कीम एट द HUSS फार्मेसी। तो यहाँ पे अब हमारे पास चार, फर्दर 4 मोर हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके लिए हमारे पास उसने कुछ हमें बताया हुआ है। सैम्पलिंग ऑफ ड्रग्स से हवाले से एक ईमेल आई हुई है फ्रॉम कल्पना मेटलैंड, डायरेक्टर ऑफ रिसोर्सेज, टू मिलफेयर मैनेजमेंट अकाउंटेंट। Subject HUSS pharmacy. I have major concern about the HUSS, including its ability to address government targets. I am not sure the investment in it was properly discussed by senior management, and with reference to the pharmacy in particular, the speed of its creation, coupled with its location and the nature of its work, we have laid ourselves open to criticism. I therefore ask the Policy Research Unit to review management practices at the pharmacy. Their findings are forwarded below. I will also forward you a confidential note from the pharmacy assistant, which I have received. Kalpana. To Kalpana Maitland, Director of Resources from Bollywood, sampling of prescribed drugs or status as confidential. तो ये उसने बताया भाई, एज पार्ट ऑफ अवर रिव्यू ऑफ द HUSS फार्मेसी हेरोइन स्कीम, 2 members of my staff visited the premises posing as a customer and for a period of observation. We also did some sampling of heroin prescriptions distributed as part of the scheme. 2 individuals submitted their daily prescription from the pharmacy for analysis over a 9-day period. We met them as they exited the pharmacy to ensure the drugs were not tampered with. One person did not attend on 2 days. The sample were analyzed to determine the proportion of the pure heroin to syrup, expected to be 4:1. The pharmacist was on leave on 23rd May 2015 and her position was covered by a locum pharmacist. The result was, तो रिजल्ट उसने बता दिया मैं कि 75 हेरोइन और 25 सीरप्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते 81 और 19 पे आ गई हुई। Our results show that the heroin level within the prescriptions were regularly below that specified in the formula. This variance was found to be statistically significant and is therefore unlikely to have occurred by chance. ठीक है जी, तो बता रहे हैं कि ये बाय चांस नहीं हुआ है, ये इंटेंशनली काम हुआ हुआ है सारा। फॉर्मेसी विजिट, ये कल्पना मेटलैंड ने फॉरवर्ड की है और बॉलीवुड को गई है और फ्रॉम फार्मेसी असिस्टेंट है जी। Recent visit to the pharmacy. I wanted to add some point that I did not feel able to say in front of my manager during your visit. Compared to other pharmacies I have worked in, the arrangements here are very poor. My work is not checked or signed off by the pharmacist as it should be. I also do not feel safe dealing with her heroin addicts in the scheme. When joining the HUSS pharmacy, I did not receive training on the system the pharmacist wanted to be used. I have not received any feedback from the pharmacist on my work, and she is not interested in supervising me. When locums cover for her, it is awkward that we don't have the procedure chart that every other pharmacy I have ever worked at hands to locums as they walk in the door. They always ask for it and look a bit amazed when I saw we don't have one, especially when they get to the heroin prescriptions. I have raised some of these issues with the pharmacist myself, as she is my line manager, but I don't really know where in the organization I am supposed to take things when they don't get addressed by my line manager. These issues might be the sort of thing you are interested in, but I thought I would bring them to your attention just in case. तो ये उन्होंने एट द एंड, ये केस हमारे पास आखिरी, हमारे पास ये एग्जाम डे मटेरियल था जी। अब इससे रिलेटेड उसने लिखा हुआ, एक्सटेंड द एक्सटेंट टू विच बी वेल इज एड्रेसिंग सेंट्रल गवर्नमेंट टारगेट, इंक्लूडिंग द एक्सटेंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द HUSS प्रोजेक्ट। लें जी, यहाँ पर उसने बता दिया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट प्रायोरिटीज प्रोजेक्ट एरिया इन रिलेशन टू द हेल्थ एंड वेलबींग। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द नेशनल प्रायोरिटीज एंड हाउ दीज आर बीइंग एड्रेस्ड थ्रू द लोकल प्रायोरिटीज सेट बाय द लोकल अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रायोरिटीज आर, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज है, एम्पावरिंग लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटीज, ठीक है जी। और लोकल प्रायोरिटी एड्रेसिंग सेंट्रल गवर्नमेंट प्रायोरिटी, बेसिंग लेस प्रायोरिटी ऑन द बिग कन्वर्सेशन
and responding to public desire to see LAT cut with a 2% reduction. ठीक है, तो लोकल लोगों की ये रिक्वायरमेंट है. टैकलिंग ड्रग अब्यूज. Innovative heroin prescription project based at the HOSS aimed at reducing drug dependency. Coherent approach to different stages of life. Maximizing cooperation between directorates and offering joined up services from the HOSS, allowing people to access relevant services more easily. Establish local priority to ensure people live healthily into old age. Giving every child the best start in life. Local aim to tackle deprivation wherever it is found. Hence, location of the HOSS. Early interventions to include play area for children and improve access to health care and advice through the HOSS. Making it pay to work. BWell is investigating involvement in the scheme to support people moving from incapacity benefit to work, reducing preventive accident and illness in the community. Local priority to improve housing to prevent ill health. Currently looking to identify funding for preventive work to reduce further accident and ill health in collaboration with the GHS, or working collaboratively with the business and the voluntary sector. Over the last 5 years, BWell has implemented a number of outsourcing and shared services arrangements, producing some significant budget savings. अच्छा जी, अब उसने बता दिया है कि जी द रोल दैट HOSS another initiative are playing in achieving the target. One, central government announces its national health and well-being priorities, the uh, abolition of the PCO and the transfer of public health and well-being responsibilities to the local authority. It was agreed by the two organizations to expand the organization concept. This was in line with government advice that health and well-being board should go beyond their minimum statutory duties to promote the joining up of a much broader range of local services for the benefit of their population health and well-being. Specific targets are being addressed as follow. तो कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं. एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज़ हैं जी. ठीक है जी, तो ये वही केस स्टडी से उसने पिक की हुई हैं चीज़ें. एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज़, टैकलिंग ड्रग एब्यूज़, तो उसने बताया हुआ था कि आपने किस तरह से ड्रग एब्यूज़ को टैकल करना है. कोहेरेंट अप्रोच टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ. ठीक है जी, तो जो आपने बताया है कि आपने उनको एवेल्युएट करना है, जो हेल्थ डैमेज रिडक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उनको सपोर्ट करना है आपने. ठीक है जी, और आपने जो सारे का सारा वर्क है वो इसी बेस के ऊपर परफॉर्म करना है. गिविंग एवरी चाइल्ड द बेस्ट स्टार्ट इन लाइफ. देयर इज नो एविडेंस इन द केस अराउंड दिस प्रायोरिटी. ठीक है, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड कोई भी जिक्र नहीं है केस में. मेकिंग इट पे टू वर्क. द चीफ एग्जीक्यूटिव इज कीन to be a pilot authority for the government march into work project. Reducing preventive accidents and illness in the community. The work currently being undertaken on the evaluation of the health damage reduction project support the local authority of improving housing to prevent ill health, working collaboratively with the business and the voluntary sector. The multi-aging approach of the services offered through the HOSS directly addresses the national and local priorities, although only at the start of its second year, there is already evidence that the joint delivery of services provide benefits to the community. Alternatively, narrative might be driven by the aim and service of the HOSS as follows. Government funding and commissioning changes were introduced to enable local authorities to join up their public health agendas with their existing activities surrounding public health, including social care, children's service, planning, and housing. The HOSS concept was introduced to respond to these challenges. The original aim was to provide a center which would bring together information and services in areas such as lifestyle and health advice, immunization program, and local authority related matters such as benefits and welfare rights. ये सारी उसने रिक्वायरमेंट ए से रिलेटेड हमें चीज़ें बताई हुई हैं. सारे हर एक के बारे में वो एक एक करके डिस्कस कर रहा है. ठीक है जी, उसने एट दी एंड लिखा हुआ जी HOSS इज ऑल्सो द बेस फ्रॉम विच a number of innovative projects are being developed such as march into work. ठीक है जी, taking long term unemployment of incapacity benefits and moving either to job search allowance or into paid employment, reducing harm of drug addiction through the control prescription of pure heroin to registered users.
Consider a range of suitable performance measure by which the impact of the HOSS project could be evaluated by both internal and external stakeholders. The national government are planning to review of the HOSS in the near future to establish how it is addressing the national health and well-being targets. Although the timing of this review is yet unknown, this is likely to measure specific factors related to national priorities. For example, the objective of tracking drug abuse could be measured by reduction in the number of registered drug users, reduction in the cost of treating drug abuse, making it pay to work, assuming that Bewell Horse gets involved in schemes such as Minto could be measured by the reduction in the number of people claiming incapacity benefit and job searches allowance. Other measures will be designed to evaluate its impact on the wider community through reduction in crime and antisocial behavior, economic growth demonstrated by the creation of additional jobs. The case paper contains little information around any target that have been set by the local authority and its partner agencies that will use to measure the success and impact of the HOSS. However, the local priorities identified by the authority can be used to suggest related measures in addition to those suggested above that could be used to reflect the impact of the HOSS over both the short term 2 to 3 years and also over a longer time period 5 to 10 years. These may include areas such as the increase in the number of joint multiple agency assessment undertaken, the reduction of people living in fuel poverty, the increase in life expectancy in the authority, the increase in the percentage of overall budget spent on preventive measures, an increase in the percentage of overall budget of the authority and its partner managed as a joint budget. The increase in the number of staff from different agencies working in jointly managed teams, the performance of the services delivered from the HOSS against their current and future target, the impact of the HOSS on the budgets of both the authority and its parent agencies, both locally and nationally. The above list is not exhaustive and credit should be given to candidate that include other suitable measures of success. तो उसने जनरल measures जो हैं जो उसको समझ आ जाती एग्जामिनर ने वो लिखी हुई है. आपको जो measures लगेंगी वो आप लिख सकते हैं, आपको उसके भी मार्क्स मिलेंगे. आगे requirement C है, assess the potential concern and control risk that should have been considered by management as inherent to the heroin prescription scheme at the HOSS. Evaluate their impact and discuss the measures that should have been in place to address them prior to its implementation. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आपने कुछ potential concerns and control risk हैं जो consider करने हैं, आपने उनको assess करना है. ठीक है जी, जो कि inherent to the heroin prescription scheme at the HOSS है. Evaluate their impact and discuss the measures that should have been taken. ठीक है जी, तो अब उसने बता दिया था impact on patient. Since the scheme is based on a new initiative, there is little available evidence about the expected level of improvement it offers in terms of the long-term well-being of the addicts. It could therefore be argued that management needed more information on what to expect and potential measures of success before deciding to proceed. Management needed to identify the critical success factors for the scheme, such as to reduce the level of crimes or deaths, hospitalization related to addiction. Consideration might then have been given to collecting relevant data, including from other organizations, for example, police justice systems or DHS. Impact on employees. A risk assessment should have been conducted to consider the pressure, security, safety issues, and potential ethical concerns of the staff required to become involved in this scheme. This may have highlighted the potential vulnerability of staff members distributing an addictive drug with a high street value from a location with celluloid access without additional security. Extra measures would have then been put in place and staff offered training, reassurance support, and a mechanism for reporting concern. Impact on management control. This should have highlighted the need of strong internal control to cover the nature of the inventory and processes in place to measure the effectiveness of the scheme. In the face of measure success over an agreed time scale, more individual could then have been
given access to the scheme. Political factors should have highlighted the sensitivity of this scheme and the need to consider public or media reaction to the use of funding to support the supply of heroin to addicts. They should also have encouraged a more detailed review of the initiative to ensure that the questions that were likely to ask about the scheme could be answered. Ethical considerations: such a highly controversial scheme warranted greater debate by the senior management team than is evidenced. Strategic fit: the scheme could be seen as a good strategic fit with the overall HOSS ethos, tackling a key issue with potential implication for health, crime, and social welfare at source. But organizational support should have been evidence-based and documented. अब उसने कुछ रिस्क फैक्टर्स की बात कर दी है हमारे पास। उसने रिस्क फैक्टर में नेचर, साइज और वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है जी। तो यहाँ पे बता दिया उसने कि जो प्रिस्क्रिप्शन है वो लो वॉल्यूम हो बट हाई रिस्क हो। तो आपने सबसे पहले नेचर, ये साइज और वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन देखना है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। तो बता रहे कि जी फार्मेसी इज फिजिकली आइसोलेटेड फ्रॉम द मेन ऑर्गेनाइजेशन। दिस मेक द फार्मेसी एंड द पेशेंट रिसीविंग द ड्रग वल्नरेबल टू थेफ्ट सजेशन, suggesting the need for stronger internal control and especially a more open entrance way. Degree of control which management is able to exercise, ठीक है जी। तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि किस तरह का कंट्रोल जो है वो हमें रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास स्टाफ है वो उसके पास एक्सपीरियंस कम है, ठीक है, ठीक है जी, लैक ऑफ एक्सपीरियंस जो है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो फिर जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम आएगी, ठीक है जी। तो इसलिए डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होना चाहिए। साइज ऑफ एंटरप्राइज, ठीक है जी। वैसे तो उसने बता दिया कि जो हीरोइन प्रिस्क्रिप्शन स्कीम है वो और स्मॉल स्केल के ऊपर है, लेकिन जो है ये अगर आपके पास साउंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं होंगे तो उसके लिए फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ऑर्गेनाइजेशन एपेटाइट फॉर रिस्क, यानी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या एपेटाइट है, कितना मैक्सिमम रिस्क जो है वो बेयर कर सकती है। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल वर्सेस बेनिफिट, यानी यहाँ पे आपने देखना है कि आपके पास जो प्रोजेक्ट है, ठीक है जी, जैसे HOSS कॉन्सेप्ट है उसकी क्या कॉस्ट आ रही है और उसकी वजह से आपको बेनिफिट क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर तो बेनिफिट ज़्यादा है तब तो रिस्क लेने का फ़ायदा है, अगर तो कॉस्ट आपकी ज़्यादा है और बेनिफिट कम है तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होगा। Measures to address these issues should have been included strong internal control and encompassing segregation of duties, ठीक है जी। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इन कंट्रोल्स के अंदर हम यही चीज़ देखते हैं कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ होनी चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी जब सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ होगी, ठीक है, लाइक उसने बताया हुआ कि इन केस ऑफ हेरोइन प्रिस्क्रिप्शन द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी विटनेस चेक बाय सेकंड क्वालिफाइड मेंबर ऑफ स्टाफ बिफोर बीइंग डिस्पेंडेड। तो यानी आपको एक जो मेडिसिन है उसको सेग्रीगेट कर देना चाहिए उसमें ड्यूटीज को, कि जब तक इसके साइन नहीं होंगे तब तक आपको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन एंड सुपरविजन विद इन People authority and the HSS itself, there should be an organizational plan which defines and allocate responsibility, identify lines of reporting, and specify the delegation of authority and responsibility. The pharmacy assistant should clearly understand the hierarchy, who supervises him, and how to report any concern. Clear procedures should have been put in place about the level of supervision expected and measured to ensure those procedures were then compiled with. आगे उसने फिर हमारे पास कुछ इंटरनल ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल, तो ये उसने सारे जो हैं वो बताए हुए कंट्रोल्स आपको बताए हुए कि ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन है उसके लिए ऑथराइजेशन भी चाहिए आपको, अप्रूवल भी किसी एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल की आपको अप्रूवल भी चाहिए। फिजिकल कंट्रोल होना चाहिए, यानी फिजिकली कोई ना कोई उस चीज़ को कंट्रोल कर रहा हो, फिजिकली कोई बंदा बैठ के उसको ऑथोराइज कर रहा हो, ठीक है। ये ना हो कि फिजिकली ऑथोराइज ना कर रहा हो बंदा, ऐसे ही उसको लाइक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के ऊपर आप कहते हैं ऑथोराइजेशन, तो वो एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। पर्सनल मौजूद होना चाहिए उसके लिए, और द स्मॉल नंबर ऑफ स्टाफ एंड नेचर ऑफ द वर्क मेक द स्कोप फॉर एरर ऑफ जजमेंट, इंटरप्रिटेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग मोर सिग्निफिकेंट
This should have been considered as part of the recruitment process to the HOSS role, given the small number of staff. Carelessness, fatigue, or distraction could have been anticipated as more likely due to the nature and security of the heroin prescription scheme. The pharmacy assistant has reported feeling some pressure of this nature. Even the most competent of staff can make mistake under severe pressure. Arithmetic and accounting. So such checks would confirm whether transactions have been recorded and processed correctly and should have been planned to include period checks or management. Internal control are only as good as the people who operate them. Situations may arise which can comprise the effective operations of internal control. These risks emphasize the importance of high-level HOSS oversight and the need for closer involvement of Dr. Cook, and regular internal audit reviews should have been anticipated. आगे जी डी रिक्वायरमेंट है हमारे पास, लास्ट रिक्वायरमेंट है, evaluate the outcome of the sample testing undertaken by the policy research unit and recommend appropriate responses by internal audit to the current situation and the need for ongoing review of the heroin prescription scheme at the HOSS pharmacy. 7 marks का पॉइंट है ये. It is clear from the statistical analysis performed that the heroin sample were made up to a lower concentration than prescribed and that this appeared to be deliberate. Possible explanation include inadequate training, lack of care, mistake about the required proportion, and fraudulent withholding of a valuable drug. The fact that the dose was accurate when the pharmacist was on holiday suggests that she is responsible but does not exclude the possibility of collusion between the two pharmacists. However, the pharmacy assistant willingness to express concern may be evidence that he is not involved. There is more chance of getting an improbable result with a small sample. Only 16 samples were tested. So this evidence is not sufficient basis for an accusation of fraud or wrongdoing, but does indicate at least that further substantive testing is needed. Given the lack of adequate internal control at the pharmacy, the first step should be an inventory of the heroin stock, which may establish that the under dispensed heroin is still at the pharmacy, which would support an explanation of error rather than fraud. Depending on the results of the inventory count and further sampling, disciplinary action on or police intervention may become necessary. Proper rules should then be followed, which is then absence of a chief internal auditor may mean that the police should be involved in interviews with staff if fraud looks like. The negative public relation aspect of the issue will also need careful handling as it may affect the ability of future funding. In an immediate term, a fraud investigation may be required in response to the result of the sample data. Internal audit objective in this instant would be to collect sufficient evidence to prove or disapprove suspicious that heroin is being fraudulently withheld by HOSS pharmacy staff, potentially providing evidence admissible for disciplinary or criminal proceeding, minimize the loss of the organization. Likely investigatory action could include consider reliability of source and evidence. आगे सेकंड पॉइंट वो कह दी, इन्वेस्टिगेट प्रायर हिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयज अंडर suspicious including Mrs. Moffat and Thomas Bedford, carry out spot checks and carry out a guise. ठीक है जी. ऑडिट अपियरिंग एज अ कस्टमर, तो ये उन्होंने करके देखा हुआ था कि आप एज अ कस्टमर जो है वो जाके चेक कर रहे हैं. इन्वेंट्री चेकिंग जो है वो आप कर सकते हैं उसकी, कि अपने हीरोइन का स्टॉक जो है वो पड़ा हुआ है आपके पास या नहीं पड़ा हुआ. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास. अब यहाँ पे उसने इंटरनल ऑडिट के बारे में डिस्कशन की हुई कि इंटरनल ऑडिट शुड यूटिलाइज अप्रोप्रिएट एक्सपर्टीज टू अवॉइड अलर्टिंग द सस्पेक्ट ऑफ inviting allegations of extravagance. If their evidence support the likelihood of fraud, internal auditor may prefer to leave subsequent audit interviews to police or proceed with attention to relevant criminal rule. A second auditor should always be present as a witness, and the interview should have the opportunity to have a friend or representative present. Internal audit should follow this with regular testing of compliance with internal control at the HOSS pharmacy as implemented by the management. Test would
Test which internal audit should this with regular test, sorry, test which internal audit could perform in connection with the heroin prescription scheme. Further, internal control may subsequently include review, staffing, organization charts, and observe inventory handling procedure to test whether the respective duties of handling and recording of inventories are properly segregated and effectively supervised. Examine a sample of heroin prescription and or requisition ordering document to test the evidence of appropriate authorization. Examine a sample of invoice and test whether they have been properly checked against purchase order and record of receipt. Match record to physical component inventories and investigate any discrepancies. Consideration of a post implementation audit. This can improve efficiency, increase benefits, or highlight project which should be discontinued. It can also help to guard against weaknesses in forecasting for future projects. However, senior management should consider if it too early to assess the effectiveness of the heroin prescription scheme, as the longer term strategic benefit may not yet be visible. It may also prompt an overlay caution or risk averse culture which discourage other from proposing innovative solution to the new agenda. The intention of the HOSS and related policy is to foster more innovative and less traditional solution. तो आपने देखा जैसे ये वाला जो रिक्वायरमेंट थी ये ज़्यादातर उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड ही लिखी है, उसने बहुत कम जो है वो उस थ्योरी के साथ उसने उसको रिलेट किया है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे ऑडिट से रिलेटेड डाटा उसने दिया हुआ ये बहुत कम था। बिल्कुल एट द एंड लास्ट में उसने बिल्कुल लास्ट के अंदर उसने बताया कि जाके ऑडिट के ऊपर थोड़ा सा इश्यूज आ रहे हैं बस, और उसने कुछ भी नहीं बताया हुआ था। तो इस वजह से यहाँ पे ऑडिट रिलेटेड डाटा हमारे पास बहुत ही कम था। ये हमारे पास जी बी वेल की केस स्टडी थी। नेक्स्ट क्लास के लिए आपने याद रखना, आप लोगों ने स्टेनमार्क का केस है, स्टेनमार्क के नाम से। और अगली दोनों क्लासेस जो हैं वो 2 बजे स्टार्ट होंगी आपकी। ये मकबूल साहब ने इन्फॉर्म किया था कि आपको बता दिया जाए। 2 बजे नेक्स्ट दोनों क्लासेस आपकी नेक्स्ट वीक की 2 बजे स्टार्ट होंगी। और आपने स्टेनमार्क का जो केस है वो आपने रीड आउट करके आना है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ ले।